नमस्कार और स्मार्टेस्ट सिंपल में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा यानी धारा 64 पर महारत हासिल करेंगे। ये वो धारा है जो नगर पालिका के कामकाज में पारदर्शिता और ईमानदारी की नींव रखती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी। हम आपकी तैयारी को और भी धार देने के लिए रोजाना 3 अधिनियम वीडियो लाते हैं, सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे, और साथ ही शाम 5 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए एक सुजस्सार वीडियो। तो अगर आप एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस धारा को कैसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम इन 6 पॉइंट्स के जरिए धारा 64 के हर एक पहलू को कवर करेंगे ताकि आपके मन में कोई भी डाउट न रहे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस धारा 64 की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, हर कानून के पीछे कोई ना कोई मकसद तो होता ही है। तो इसका मूल उद्देश्य क्या है और ये कौन सी बड़ी समस्या को हल करने की कोशिश करता है? इसका सीधा साधा और सबसे बड़ा मकसद है हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकना। आसान भाषा में कहें तो ये पक्का करना कि कोई भी व्यक्ति जो नगर पालिका के लिए काम कर रहा है वो अपनी पोजीशन का फायदा अपने किसी निजी फायदे के लिए न उठा सके। ये नियम भ्रष्टाचार पर सीधी चोट है। ठीक है, अब जब हम इसका मकसद समझ गए हैं तो चलिए अब इस कानून के शब्दों में उतरते हैं। एक एक शब्द को बारीकी से देखेंगे ताकि इसकी कानूनी गहराइयों को पकड़ सकें। अधिनियम में इस धारा का जो ऑफिशियल टाइटल है वो है नगर पालिका के पदाधिकारियों का संविदा में हित नहीं रखना। अब देखिए, यहाँ पदाधिकारी शब्द सुनकर पहली बार में लग सकता है कि ये सिर्फ बड़े बड़े अधिकारियों के लिए है, पर जैसा कि हम आगे देखेंगे इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये कानून असल में लागू किस किस पर होता है। क्या ये सिर्फ नगर पालिका के परमानेंट कर्मचारियों पर लागू होता है या फिर कोई और भी इसके दायरे में आता है? क्या लगता है आपको? और जवाब ये रहा, और यहीं पर इस कानून की असली ताकत छिपी है। ये सिर्फ अधिकारियों या कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है। ये कानून किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जो किसी भी कैपेसिटी में नगर पालिका के नियोजन में है। मतलब चाहे वो कोई बाहर का कंसल्टेंट हो या कोई टेम्पररी एक्सपर्ट, ये सब पर लागू होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो भ्रष्टाचार के हर दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये इस कानून की पूरी आत्मा को समझाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट हित पर ही रोक नहीं लगाता, बल्कि अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट हित पर भी रोक लगाता है। इसका मतलब है कि आप न सिर्फ खुद बल्कि अपने किसी पार्टनर या रिश्तेदार के जरिए भी कोई फायदा नहीं ले सकते। कानूनी भाषा कभी कभी थोड़ी मुश्किल लग सकती है ना? तो चलिए इस पूरी थ्योरी को एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये उदाहरण देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। मान लीजिए नगर पालिका ने एक प्रोजेक्ट के लिए एक कंसल्टेंट को हायर किया। ठीक, अब कुछ दिन बाद उसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान सप्लाई का एक ठेका निकलता है, और अगर उस कंसल्टेंट की खुद की कंपनी उस ठेके के लिए अप्लाई कर देती है तो बस ये बन गया हितों के टकराव का एक क्लासिक केस। भले ही वो कंसल्टेंट फैसला न ले रहा हो, लेकिन उसका अप्रत्यक्ष हित उसे एक अनफेयर एडवांटेज दे सकता है, और यही धारा 64 का उल्लंघन है। तो सवाल ये है कि अगर कोई इस जरूरी नियम को तोड़ दे तो फिर क्या होगा? कानून में सजा क्या है इसकी? कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। नियम तोड़ने वाले व्यक्ति पर जो भी संबंधित सर्विस रूल्स हैं उनके तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि जुर्माना, सस्पेंशन या कुछ मामलों में नौकरी से निकाला जाना भी। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक परीक्षा के लेवल के सवाल से परखते हैं और फिर एक क्विक रिवीजन करेंगे। अब जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। धारा 64 के बारे में यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कहता है कि ये सिर्फ चुने हुए सदस्यों पर लागू होती है। दूसरा कहता है कि हित सिर्फ डायरेक्ट होना चाहिए, और तीसरा कहता है कि उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। आपको क्या लगता है कौन सा सही है? आराम से सोचकर जवाब दीजिए। चलिए एक एक करके इन कथनों का विश्लेषण करते हैं। कथन 1 सरासर गलत है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि ये धारा नगर पालिका के नियोजन में लगे किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है, न कि सिर्फ निर्वाचित सदस्यों पर।
कथन 2 भी गलत है, क्योंकि कानून साफ साफ कहता है कि हित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का हो सकता है। और आखिर में कथन 3, ये बिल्कुल सही है। जैसा कि कानून में लिखा है, इस धारा को तोड़ने का सीधा नतीजा अनुशासनात्मक कार्रवाई ही है। तो हमारे विश्लेषण के आधार पर इस सवाल का सही जवाब है ए, क्योंकि सिर्फ तीसरा कथन ही सही है। चलिए परीक्षा के लिए एक फास्ट रिवीजन करते हैं। धारा 64 के ये 4 स्तंभ याद रखिए। उद्देश्य, हितों का टकराव रोकना। दायरा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, खुद या पार्टनर के जरिए। लागू किस पर? नियोजन में लगे किसी भी व्यक्ति पर। और परिणाम, अनुशासनात्मक कार्यवाही। बस ये 4 बातें याद रखिए, धारा 64 आपकी मुट्ठी में है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम इस जानकारी को और पक्का करेंगे और आगे की तैयारी की बात करेंगे। अब एक छोटा सा काम आपके लिए है। अपनी समझ को और गहरा करने के लिए क्या आप धारा 64 के उल्लंघन का कोई और प्रैक्टिकल उदाहरण सोच सकते हैं? हमने कंसल्टेंट का उदाहरण देखा, कोई और सिचुएशन सोचिए और अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। इससे हम सब एक दूसरे से सीख सकेंगे। अगर आपको धारा 64 का ये डिटेल्ड एनालिसिस अच्छा लगा और आपकी मदद हुई, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमारे अगले विश्लेषण में हम अधिनियम की अगली महत्वपूर्ण धारा 65 पर इसी तरह गहराई से चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप